कहाँ खोला तूने अमेजोन अकेडमी यार तू भी। चलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो दीपांशु, क्या हाल है? अब हम आ चुके हैं थोड़ी सी डिले के बाद। मेरे हिसाब से वॉइस आ रही होगी आप लोगों को। हेलो 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 हेलो। जल्दी से आप एक काम करें कि अपने नाम को जल्दी से पूरा लिख दें चैट बॉक्स में। और आगे अपन ऐसे ही कम्युनिकेट करेंगे दोस्तों कि अपने नाम जो है वो पूरी तरीके से लिखें। और ताकि मैं डिटेक्ट कर पाऊँ, आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊँ कि दीपांशु ने कोई सही जवाब दिया है या गलत जवाब दिया है। तो जेबी कौन है और डीके कौन है, जरा जल्दी से मुझे बता दो। बी ए कौन है? तो पूरे नाम लिखो ताकि हम लोग एक दूसरे से क्या हो सकें, कनेक्ट हो सकें। ठीक है, सब लोगों को आवाज़ आ रही है दोस्तों? एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आज हम जो बात करने वाले हैं ना दोस्तों, वो है बहुत ही शानदार टॉपिक और जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और अगर ये आपको आता है, इसका मतलब है कि बहुत सारी परेशानियां। जय, गुड मॉर्निंग। हेलो 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 जय। हम पहले भी मिल चुके हैं। बिल्कुल मुझे याद है, पक्का याद है, हम लोग मिलते ही रहते हैं। तो दीपांशु, जय और मेरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसकी? हम बात करने वाले हैं आज रेजोनेंस की। तो पहले तो आप लोगों ने पिछली क्लास देख ली होगी ऑब्वियसली, और डिस्कशन भी, मतलब क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे, है ना? ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो हम शुरू करते हैं। रेजोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का टॉपिक। तो क्या आप लोग सब तैयार हैं? जय, दीपांशु, क्या हम शुरू करें दोस्तों? है ना? तो जल्दी से शुरू करते हैं रेजोनेंस, है ना? हाँ दोस्त।
बिल्कुल अपन सवाल सॉल्व करेंगे अभी थोड़ी देर में। थोड़ी सी देर में जो है मैं डीपीपी पर वापस आता हूँ दोस्त, फिर अपन सॉल्व करते हैं ना। ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, तो जल्दी से पहले अपन जल्दी से एक टॉपिक पढ़ लेते हैं रेजोनेंस, फिर अपन क्वेश्चन देंगे और फिर हम डीपीपी के सवाल सॉल्व कर लेंगे अगर किसी को कोई डाउट है। चौथा बहुत ही आसान सवाल है इंडक्टिव का, अगर तुम देखोगे तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। प्लस आई माइनस आई चेक करो दोस्त और आंसर पाओ। आंसर करने की निंजा टेक्निक सिर्फ उसी में छुपी हुई है। प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर देख लो एक बार, है ना। तो बिना डिले किए हम देख लेते हैं आज का सेशन हमारा क्या होने वाला है दोस्त। तो देखें दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष गौतम, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं और इसमें समय गवाए बिना अपन शुरू कर देते हैं। लाइव क्लास की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है हमको पता है, आप सारी क्लास पूरी देखेंगे, पिछली क्लासेस देख के आए होंगे और अगर आप इसी तरीके से अपना कंसेप्ट बिल्डिंग करते रहेंगे तो एट द एंड हमको पूरा चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। स्पैम नहीं करना है, संस्कार दिखाना है और पोलाइट रहना है अपने दोस्तों और मेरे प्रति। तो ये है दोस्तों, माई डाउट में आप जो है अपने डाउट लिख सकते हैं, हमारे साथी यहाँ पर हैं जो आपका जवाब दे सकते हैं, आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको पता है, फायरफॉक्स चाहिए या फिर क्रोम चाहिए। करंटली सफारी या फिर एज को सपोर्ट नहीं करेगा। एंड्रॉइड में अगर हम बात करें तो वर्जन 6 या फिर इसके ऊपर आपके पास होना चाहिए, या फिर आप पीसी ब्राउज़र पर जाएं और जो भी ऊपर दिखाया गया है यहाँ पर और क्लासेस शुरू करें। 5 Mbps अगर आपकी स्पीड है तो आसानी से आप जो है वो क्लास कर सकते। चलो, तो मैं और विपुल सर आपको पढ़ा रहे हैं और GOC 2 होने वाला है। चलो शुरू कर देते हैं। रेजोनेंस, है ना। तो जरा देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें तुमको मिलेगी। गहरी बात, ब्रह्मा, 100 बातों की एक बात और निंजा टैग। आपको जो है वो फटाफट से इन चीज़ों पर ध्यान देना है और ख़ास बात यही है कि ये चीज़ें आपको कनेक्ट करनी चाहिए। देखें ज़रा, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस आखिर क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर रेजोनेंस की ज़रूरत क्यों है। वाई वी नीड रेजोनेंस, सवाल उठता है, वाई वी नीड रेजोनेंस। आखिर हमको रेजोनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। सवाल यह है कि हमारे पास अगर हम बात करें तो हमें रेजोनेंस की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी है। देखें ज़रा, देखें देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड की एक स्ट्रक्चर उसकी सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। एक स्ट्रक्चर उसकी सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो फिर हमें मल्टीपल स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल कि अगर मान लो मुझे एक्सप्लेन करना है, फॉर एन एग्जाम्पल, महेंद्र सिंह धोनी। अगर मुझे महेंद्र सिंह धोनी को एक्सप्लेन करना है तो मैं क्या करूंगा, जरा चेक करना। महेंद्र सिंह धोनी को मुझे एक्सप्लेन करना है। महेंद्र सिंह धोनी में गुण कौन कौन से हैं, जरा मैं चेक कर लेता हूं। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही बढ़िया कीपर हैं, उसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया कैसे हैं, बैट्समैन हैं, और अगर मैं ये भी पता करूं तो बहुत ही बढ़िया कैप्टन भी है। तो अब मुझे अगर मान लो किसी को पता नहीं कि MSD कौन है, तो मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूं कि अगर मार्क बाउचर की बात करें तो मार्क बाउचर M, तो मार्क बाउचर से आप कीपिंग ले लो, है ना। गैरी, सर गैरी की बात करें, गैरी सॉबर्स, तो वहां से आप ले लो क्या, बैटिंग। और अगर मैं D की बात करूं तो आप देव कपिल से ले लो कप्तानी, कैप्टेंसी। तो इन दोनों को तीनों को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास जो मिल जाएगा वो है MST। तो दोस्तों, 100 बातों की एक बात अगर मैं बात करूं तो समझ में हमको आ चुका है कि रेजोनेंस की ज़रूरत वहां पड़ती है जब एक स्ट्रक्चर
सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन न कर पाए। लेट्स हैव एन एग्जांपल। अगर मुझे एक्सप्लेन करना है किसको, बेंजीन को, अगर मैं बेंजीन को एक्सप्लेन करना चाहता हूं तो मैं इस स्ट्रक्चर को ले लिया, केकुले ने। अब इस स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या ये स्ट्रक्चर बेंजीन की सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाती है क्या? हमको ये चेक करना पड़ेगा दोस्तों। क्या सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाएगा क्या ये स्ट्रक्चर? तो चेक, यस सुपर सिक्सर, यस यस यस। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि क्या ये बेंजीन की स्ट्रक्चर सभी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाता है, तो मुझे यहां पर दिखता है, लेट्स हैव एन एग्जांपल। यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे पास ये डबल बॉन्ड है। और अगर मैं इसकी बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करूं तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, या 1.49, अगर मैं sp2 और sp2 कंसिडर कर लूँ तो भी 1.49। तो मगर हम पाते हैं कि ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। क्या आपको पता है कि ये सारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। हेलो हेलो एस के, अपना नाम लिखो दोस्त। तो सारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है, और दैट इज 1.39 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब यह है कि ये स्ट्रक्चर इसकी सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि बॉन्ड लेंथ है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो फिर हमने एक और स्ट्रक्चर की मदद ली और कहा इन दोनों के गुणों को मिला लिया जाए, तो हमारे पास एक नई स्ट्रक्चर मिल जाएगी जिसको बोलेंगे अपन ये, ठीक है। यहाँ अगर मैं देखूं तो इन दोनों के गुणों को मिला दिया तो अपन ने एक नई स्ट्रक्चर मिल गई जिसको बोलेंगे अपन रेजोनेंस हाइब्रिड। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ समझ में आती है मुझको कि ये दो स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत जो मुझे पड़ी है, ना तो ये कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पा रहा है, ना ये कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पा रहा है, मगर ये इसके सभी गुणों को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो मॉलिक्यूल हमेशा किसकी तरह बिहेव करता है? मॉलिक्यूल ऑलवेज बिहेव अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस हाइब्रिड। हमेशा मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव करता है? रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह बिहेव करता है। क्या ये बात तुमको समझ में आ गई? बोलो 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 बोलो। क्या बात तुमको समझ में आ गई कि हमेशा किसकी तरह बिहेव करता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। वेरी गुड। हेलो समर्थ, क्या हाल है दोस्त? क्लियर है? तो अब हमको ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें करना क्या। तो ये हो गया हमारे पास। अब बात कर लेते हैं दोस्त, ये हमारे पास क्लियर हो गया कि हमें रेजोनेंस की ज़रूरत क्यों है ना, नीड ऑफ रेजोनेंस हमको कंडीशन। अब हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशंस क्या क्या है, जरा देखें। तो रेजोनेंस की कंडीशंस सिर्फ और सिर्फ मैं तुमको बता दूं, बहुत ही शानदार चीज़ अब बताने वाला हूं जिससे सारी परेशानियां दूर हो जाएगी दोस्तों। और वो परेशानियां क्या हैं जरा देखें। यहां पर अगर मैं देखूं तो हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। मैं तुमको एग्जाम्पल दे देता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमको कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में क्या क्या पढ़ाया जाता है? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में हमको बोला जाता है नेगेटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज के साथ पाई बॉन्ड का रेजोनेंस, लोन पेयर के साथ पाई का रेजोनेंस, पाई बॉन्ड के साथ पी ऑर्बिटल का रेजोनेंस। ये बहुत सारे रेजोनेंस हमको पढ़ने पड़ते हैं, मगर हम नहीं पढ़ेंगे ये कोई भी रेजोनेंस। हम सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशंस पढ़ेंगे और हमारा रेजोनेंस जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों देखें कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या है, जरा देखें। कंडीशन 1, ए डबल बॉन्ड बी और सी पर अगर मान लो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो, और मार्क माई वर्ड्स, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होना चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल, और नेगेटिव चार्ज हो या उसका मतलब होना चाहिए लोन पेयर, या फिर होना चाहिए रेडिकल, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर ये कंडीशन बनती है दैट मीन्स उसमें रेजोनेंस है। कंडीशन 1। कंडीशन 2 यहाँ पर ले लेते हैं, ए ट्रिपल बॉन्ड बी और सी पर वेकेंट ऑर्बिटल मतलब पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, या फिर रेडिकल या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये ले लें। ये तीसरी कंडीशन हो गई। और थर्ड कंडीशन, ए पर खाली ऑर्बिटल हो मतलब वेकेंट ऑर्बिटल हो, और बी पर भरा हुआ ऑर्बिटल हो मतलब लोन पेयर हो। तो ए पर खाली ऑर्बिटल मतलब पॉजिटिव चार्ज या वेकेंट ऑर्बिटल हो, और बी पर भरा ऑर्बिटल मतलब लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो। तो इस तरीके का रेजोनेंस भी हम कहलाता है बैक बॉन्डिंग। बहुत ही शानदार काइंड ऑफ रेजोनेंस होता है। तो अगर आपको ये 3 कंडीशन कहीं भी दिख रही है इसका मतलब उसमें रेजोनेंस
है, बस इतने में अपन आंसर कर सकते हैं कि उसमें रेजोनेंस है। अब मुझे जल्दी से चैट बॉक्स पर लिखकर बताना कि इनमें से कौन कौन रेजोनेंस कर सकता है। जल्दी से मुझे बताना कि तुम्हारे अनुसार इनमें से कौन कौन रेजोनेंस कर सकता है। देखो ये कंडीशन हो गई हमारी, उसके बाद हमने बात कर ली। अब मुझे बताना कि कौन 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 रेजोनेंस कर सकता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेट्स हैव एन एग्जांपल ए। क्या ये ए रेजोनेंस कर सकता है? जल्दी से मुझे बताओ, फिर अपन आगे चलेंगे। CH2 CH NH2, क्या ए बी सी डी में से कौन कौन रेजोनेंस कर सकता है, जरा बताना। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कौन सी कंडीशन बन रही है चेक करना। क्या ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर वाली कंडीशन बन रही है, या फिर ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव चार्ज वाली कंडीशन बन रही है, या ए डबल बॉन्ड बी सी पर डबल बॉन्ड डी वाली कंडीशन बन रही है? जरा चेक कर कर मुझे बताना। CH2 डबल बॉन्ड CH, मैं अभी जाता हूँ, चिंता मत करो, O-, और क्या इनमें रेजोनेंस है कि नहीं जरा चेक करना। CH2 डबल बॉन्ड CH, और इनमें से किन में रेजोनेंस है और किस में नहीं है हम चेक करेंगे। और ये हो गया हमारे पास E। यहाँ से हमें बहुत ही शानदार पॉइंट पता चलेगा दोस्तों। तो मुझे बताओ इनमें से कौन कौन रेजोनेंस करेगा, A B C D E में से कौन कौन रेजोनेंस करेगा और कौन कौन रेजोनेंस नहीं करेगा। बहुत ही शानदार सवाल हो जाता है, एक बार देख लेते हैं वापस। कौन कौन रेजोनेंस करने वाला है, किस में रेजोनेंस होगा और किस में रेजोनेंस नहीं होगा, सिर्फ ये चेक करना है दोस्तों। चलो देख लिया है ना। तो हम यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन रेजोनेंस करने वाला है। आंसर आ चुका है हमारे पास, AC रेजोनेंस करेगा। क्या बी में रेजोनेंस नहीं है? चेक करो। क्या बी में ये वाला रेजोनेंस नहीं है? चेक करो। A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D। तो यहाँ पर अगर कंडीशन है तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि बी में भी रेजोनेंस है। कौन सी? A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? इसमें रेजोनेंस है। इसमें कौन सा रेजोनेंस है? A डबल बॉन्ड B और C पर है हमारे पास लोन पेयर। ये क्लियर है सबको? बोलो 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 बोलो, है ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। क्या C में रेजोनेंस है? हाँ है। कौन सा रेजोनेंस है? A डबल बॉन्ड B और C पर हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज का मेरा मतलब है दोस्तों लोन पेयर। हमेशा याद रखना, नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर होना चाहिए तभी रेजोनेंस है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए तभी रेजोनेंस है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज फॉर्मल चार्ज हो, 100 बातों की एक बात, एक का जी बोल रहा हूं दोस्तों। तो आज का ज्ञान है ये, आज का ज्ञान। आज का ज्ञान क्या है दोस्तों? आज का ज्ञान ये है कि कई बार नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या हो सकते हैं? फॉर्मल चार्ज हो सकते हैं। और अगर ये फॉर्मल चार्ज है तो फिर इसका मतलब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। A एंड C जय दोस्त। तो A में भी है रेजोनेंस, B में भी है रेजोनेंस, C में भी है रेजोनेंस। A डबल बॉन्ड B और C पर नेगेटिव चार्ज, है ना? बिल्कुल सही। क्या अब मेरा सवाल है, बहुत ही बढ़िया, अगर आप ये चीज समझ पाए हैं तो मजा आ जाएगा। अगर आपने ये वाली चीज समझ गई है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब हमेशा वेकेंट ऑर्बिटल हो, ये जरूरी नहीं है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब हमेशा एक्सेस ऑफ लोन पेयर या लोन पेयर हो, ये जरूरी नहीं है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर? दोस्त, जब भी लेट्स से एन एग्जांपल, ए और बी के बीच में बॉन्ड है, और सोचो अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक तो ए का था और एक बी का था, वो दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो बी ले जाए, तो ए पर एक इलेक्ट्रॉन की रिलेटिवली कमी हो गई और बी पर एक इलेक्ट्रॉन की रिलेटिवली क्या हो गई? एक्सेस हो गई। तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाना मतलब चार्ज कितना चार्ज आ जाएगा उस पर? -1। और इलेक्ट्रॉन की कम हो जाना मतलब पॉजिटिव +1। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब हमेशा क्या होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, मगर हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। क्या नाइट्रोजन का ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बताता है? नहीं। यहां पर है हमारे पास क्या? पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट है इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? फॉर्मल चार्ज है दोस्त, है ना?
फॉर्मल चार्ज, और फॉर्मल चार्ज मतलब ये वेकेंट ऑर्बिटल को डिनोट नहीं कर रहा है, और अगर ये वेकेंट ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है। क्या मेरी बात तुमको क्लियर हो गई? SU SH समर्थ, समर्थ जय, जय मेरे दोस्त, क्या तुम्हें क्लियर हो गया? बोलो जय। दीपांशु, जेबी कौन है? जेबी, हुई जेबी? जेबी अपना नाम लिखो दोस्त, ताकि अपन आगे समझ पाए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब ये भी एक बहुत खूबसूरत सा सवाल बनता है, ई क्या बोरोन जो है, बोरोन हम जानते हैं कि बोरोन कैसा है? हाइपोवेलेंट है। क्या है बोरोन? हाइपोवेलेंट। बोरोन मतलब वेकेंट ऑर्बिटल होता है, और H ऐसा होता है। अब सोचो कि बोरोन को यहाँ से एक लोन पेयर डोनेट करके और हमें यहाँ पर कौन मिल जाए? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ बन जाता है हमारे पास BH4 माइनस। हमारे नेगेटिव चार्ज का मतलब ये थोड़ी है कि इसके पास लोन पेयर है, ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास बोरोन पे देखूँ तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बोरोन के पास है हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या लोन पेयर को दर्शा रहा है? क्या इसके पास लोन पेयर है? नहीं, लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब, हेलो जवाहर, तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज भी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल चार्ज है। इसका मतलब ये भी लोन पेयर को नहीं बता रहा है, और ये भी वेकेंट ऑर्बिटल को नहीं बता रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी रेजोनेंस की कंडीशन नहीं बनती है। तो ये हमको समझ में आ गया कि रेजोनेंस की कंडीशन कब बनेगी और रेजोनेंस की कंडीशन कब नहीं बनेगी। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? अरे बोलो 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 बोलो, क्लियर है? चलो, अब हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है, और वो है रूल्स टू ड्रॉ वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो, जब भी आप, अगला सवाल है हमारे पास, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें? रूल्स टू ड्रॉ वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड हाउ टू ड्रॉ, ये भी बताएंगे हम। हाउ टू ड्रॉ, ये भी देख लेते हैं, हाउ टू ड्रॉ एंड रूल्स टू ड्रॉ। देखो रूल्स क्या है? सबसे सिंपल सा रूल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स should be proper Lewis structures, प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर एक और कंडीशन है, लोन पेयर कैन कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कैन कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। दिस इज व्हाट? दिस इज स्मॉलेस्ट डेफिनेशन, सबसे छोटी डेफिनेशन है दोस्तों। लुईस स्ट्रक्चर, प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुमने सेंट्रल एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए और 12 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना? है ना? लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। तीसरी बात, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, एटम मूवमेंट शुड नॉट बी प्रेजेंट। एटम मूवमेंट इज नॉट अलाउड। एटम मूवमेंट जो है वो अलाउड नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। लेट्स हैव एन एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और पूछ लिया जाए बताओ इसमें क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? जल्दी से मुझे बताओ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? दोस्तों जीवन में अगर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो रिश्ते निकालने में तुम्हें कभी भी पीछे नहीं हटना है दोस्तों। रिश्ते निकालना हमें कई जगह करना पड़ेगा, जैसे कि आइसोमेरिज्म में करना पड़ेगा, जैसे कि हाँ मतलब जैसे प्रोडक्ट आएगा तो प्रोडक्ट के बीच में हमें रिश्ता निकालना पड़ेगा। एनेंशियोमर है, डायस्टीरियोमर है, क्या रिश्ता है? तो ये रिश्ते निकालना हम जो है वो आइसोमेरिज्म से ही सीख जाते हैं। तो जल्दी से बताओ इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है? नहीं, ये है आइसोमर। बिल्कुल सही बोला तुमने, SH। और कौन सा आइसोमर है? नाम भी बता दो अब जल्दी से, अगर आप लोग जानते हैं तो जल्दी से मुझे बता दो कि क्या है इसका, इन दोनों के बीच में रिश्ता। अगर मैं देखूं तो यह है कीटो इनॉल टॉटोमर, दे आर टॉटोमर। कैसा टॉटोमर है? कीटो इनॉल टॉटोमर। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई दोस्तों? तो अपन जल्दी से अगली स्लाइड पर चलते हैं। रूल्स तो हमारे पास हो गया, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम्पल्स लेकर अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। जरा चेक करें दोस्तों।
तो लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, और वो पहला एग्जाम्पल क्या है जरा देखें। फर्स्ट पहला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, तो कैसे करते हैं ड्रॉ। CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ ले लिया मैंने NH2, ये हमने ले लिया, और ये लोन पेयर डोनेट। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पर है हमारे पास A डबल बॉन्ड B, और C पर क्या है, लोन पेयर है हमारे पास। तो हमारे पास अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी बनाना चाहें तो कैसे करेंगे जरा देखें। आपको क्या चेंजेस दिखाने हैं, दो चेंजेस दिखाने हैं, और दो चेंजेस कौन से हैं हम जानते हैं, लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। बस इस बारे में ध्यान देना है। अब जब भी आप RS बनाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ मूवमेंट शुरू कराऊं। तो मूवमेंट शुरू कराने के लिए हमारे पास है गोल्डन रूल। आपको RS बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों। व्हाट इज गोल्डन रूल ऑफ मेकिंग RS, जरा देखें। तो आपको ऐसा देखना, ये लेडर ट्रिक, ये हमारे पास लेडर ट्रिक है जिसको देखकर आप आसानी से आंसर कर सकते हो कि मूवमेंट किधर कराना है। लेट्स से एग्जांपल, यहाँ हमारे पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ हमने लोन पेयर रख दिया, यहाँ रेडिकल रख दिया, यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रख दिया, यहाँ पर रख दिया अपन ने नेगेटिव चार्ज, है ना। और फिर उसके बाद हमने करा दिया यहाँ पर और यहाँ हमने करा दिया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और इरेजर ले लेते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हमने रख दिया, और यहाँ रख दिया रेडिकल, और रेडिकल के बाद हमने यहाँ रख दिया पॉजिटिव चार्ज। तो हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है हाई इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव का मतलब है लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा हाई से लो करवाएं, और दो चेंजेस करवाएं। अगर ये दो चीज़ें आप समझ गए तो इसका मतलब आप रेजोनेंस समझ गए। अब लेट्स हैव एन एग्जांपल। अगर यहाँ देखूँ A डबल बॉन्ड B और C पर क्या है, लोन पेयर। सर मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है तो उसको तेज चलाओ। तो यहाँ पर हमारे पास रेजोनेंस किसके बीच में है, लोन पेयर के बीच में और पाई बॉन्ड के बीच में। तो लोन पेयर और पाई के बीच में रेजोनेंस है, तो दिस इज लोन पेयर एंड दिस इज पाई। तो हमें समझ में आ गया कि लोन पेयर विल मूव टुवर्ड्स पाई। सिंपल बात समझ में आई कि लोन पेयर विल मूव टुवर्ड्स पाई, यहाँ से सीखा। और फिर हमने ये सीखा लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, तो मूवमेंट हो गया लोन पेयर से पाई के बीच में, दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पर लिख दिया दिस इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हमने लिख दिया। और हम लोन पेयर को कन्वर्ट करेंगे बॉन्ड पेयर की तरफ, और दो चेंजेस दिखाने हैं। तो जैसे मैं यहाँ लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में बदलता हूँ, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये बॉन्ड टूट जाने वाला है। तो बॉन्ड पेयर विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। बस इसी तरीके से हमको सवालों का जवाब देना है। और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस, है ना। तो हमारे पास दो RS बन गई है, RSA एंड RSP, AB। बोलो 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 बोलो, क्लियर है। लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। सबसे पहले हमने चेंज की डायरेक्शन देखी, फिर हमने लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर सीखा, फिर हमने दो चेंज किए। हमने डायरेक्शन करनी थी हमें लोन पेयर से पाई की तरफ, तो लोन पेयर से पाई की तरफ एक मूवमेंट करवाया, और लोन पेयर के पाई के बीच में दो मूवमेंट करवाए। समझ में आ गया, है ना, डीके, क्लियर है। स्लो है आपका इंटरनेट बेटा, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास समय नहीं है। 16 लेक्चर का टॉपिक सिर्फ 4 लेक्चर में करना है अपन को, 4.5 लेक्चर में, समझ रहे हो। तो ये हो गया। अब इसके आगे अपन क्या क्या सवाल बनते हैं दोस्तों। सिर्फ रेजोनेंस करा देने से आपकी कहानियां, आपकी परेशानियां नहीं सुलझेंगी। रेजोनेंस के बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल ऑलवेज बिहेव फिजिकली एंड केमिकली अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब हमको रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाना पड़ेगा। याद रखना, अब जो बता रहा हूं दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि रेजोनेंस, हाउ टू मेक रेजोनेंस हाइब्रिड। आखिर रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाया जाए। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की निंजा टेक्निक क्या है। तो व्हाट इज निंजा टेक, निंजा टेक्निक क्या है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों निंजा टेक। तो आप क्या करें कि सबसे पहले मार्क माय वर्ड्स, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना, कि सिंगल बॉन्ड के साथ स्केलेटन बना लो, 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 बना लिया, ठीक है। अब जो भी चार्ज है और जो भी पाई बॉन्ड है वो देखकर बनाएंगे। लेट्स हैव एन एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। दोनों के गुण आने वाले हैं, न तो प्योर डबल बॉन्ड रहेगा न प्योर सिंगल बॉन्ड रहेगा।
इसका मतलब पार्शियल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गए। फिर यहाँ देखिए कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो न तो पूरा नेगेटिव चार्ज आएगा, न ही वो अनचार्ज रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सिमिलर यहाँ नाइट्रोजन के पास देखें तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो मॉलिक्यूल विल ऑलवेज बिहेव अकॉर्डिंग टू दिस, रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह बिहेव करेगा, है ना। अब आपको जब भी आंसर करना होगा तो कैसे करें, रेजोनेंस हाइब्रिड देखकर आंसर करें क्या। आप क्या करें, सबसे पहले हमारा काम है रेजोनेंस कराना, हमने रेजोनेंस करा लिया, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना था, बना लिया। तो हमारे पास ये काम हो गया, है ना, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना ली, रेजोनेंस हाइब्रिड बना लिया, और ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब इसके आगे हमको क्या करना है, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि तुमको क्या क्या करना है। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल, हमको क्या क्या करना है। पहले मैं एक डायरेक्शन दे देता हूँ तुमको, जरा देखें। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले क्या करना है, रेजोनेंस करवाना है। रेजोनेंस कराने के बाद हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनवानी है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। मॉलिक्यूल ऑलवेज बिहेव अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज रियल। एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती है, हाइपोथेटिकल होती है। फिर उसके बाद रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के बाद मॉलिक्यूल ऑलवेज बिहेव फिजिकली एंड केमिकली अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। तो अब इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल केमिकल और फिजिकल बनने वाले हैं। तो फिर क्या करें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना ली। अब सवाल क्या क्या बन सकते हैं, सवाल बन सकता है बॉन्ड लेंथ का, सवाल बन सकता है बॉन्ड ऑर्डर का, सवाल बन सकता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो ये सारे सवाल यहाँ बन सकते हैं। फिर आपको करना क्या है, अगला टास्क क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के बाद फिर आपको कंपेयर करना है, कंपेयर स्टेबिलिटीज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटीज आपको कंपेयर करनी है। ये क्यों करना पड़ रहा है सर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी क्यों कंपेयर करनी पड़ रही है, इसलिए कंपेयर करनी पड़ रही है क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल आरएस होती है उसके गुण रेजोनेंस हाइब्रिड विच इज रियल में ज्यादा आते हैं। तो मोर स्टेबल RS have more characters in real रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में उसके गुण क्या आएंगे दोस्तों, ज़्यादा आएंगे। क्लियर, कैसे, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हमको करना क्या है और आखिर इससे कैसे चीज़ें चेंज होती है, जरा देखें। देखें इस तरीके के गुण ज़्यादा आते हैं। अब इससे पहले कि अपन ये वाला सवाल करके आए थे, ये वाला, तो अब यहाँ पर सबसे पहले अपन ने काम कर लिया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दिया, रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया। अब अगला काम होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर की जाती है वो मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पर, हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटीज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो 4 गोल्डन रूल है इसके। रूल नंबर 1 क्या है दोस्तों, कि नॉन पोलर RS है एक, और एक है पोलर RS। याद रखना दोस्तों, नॉन पोलर RS, नॉन पोलर मतलब जिसके पास चार्ज नहीं है, और पोलर का मतलब जिसके पास क्या है, चार्ज है। तो मार्क माई वर्ड्स, अब जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। चार्ज इज लाइक दुख। अगर किसी भी स्पीशीज पर चार्ज है तो वो दुख है, क्योंकि दैट चार्ज लीड टू व्हाट, रिएक्टिविटी। चार्ज है इसका मतलब कोई भी, लेट्स से कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर नेगेटिव चार्ज अटैक कर सकता है, कोई नेगेटिव चार्ज है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज अटैक कर सकता है। इसका मतलब चार्ज जो है वो रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, इसका मतलब वो रिएक्टिव हो जाएगा तो फिर स्टेबल नहीं होगा। तो हर कोई चीज जो है वो नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है, एकदम मोक्ष प्राप्त हो जाए, कोई भी रिएक्टिविटी ना हो, मगर जैसे ही चार्ज आ जाएगा इट हैज़ टू बी रिएक्टिव। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज हमला करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हमला करेगा, इसका मतलब दैट बिकम अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब मोर रिएक्टिव। नॉन पोलर RS और पोलर RS में से ज़्यादा, ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड,
तो नॉन पोलर आरएस और पोलर आरएस में से ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ए नॉन पोलर आरएस, ये इस पर चार्ज नहीं है मतलब ये सुखी है, और बी पोलर आरएस मतलब ये क्या है दोस्तों, दुखी है। तो मुझे बताओ सुखी और दुखी, तो दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल, नॉन पोलर और पोलर में से कौन ज्यादा स्टेबल है, जल्दी बताओ, ए या बी। ए, वेरी गुड वेरी गुड, एस एच ने आंसर किया है। क्या आंसर क्या है हमारे पास, ए नॉन पोलर आरएस जो है वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दी पोलर आरएस। वेरी गुड केवी। दूसरी चीज हमको क्या देखनी है जरा देखें। तो हमारे पास नॉन पोलर और पोलर समझ में आ गया। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां देखूं तो हमारे पास ये थी ए और ये थी बी, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ए या बी में से ज्यादा स्टेबल कौन है, बोलो 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 बोलो। ए, यस, ए जो है वो ज्यादा स्टेबल हो गया। इसका मतलब यह है इसके गुण इसमें क्या आने वाले हैं, ज्यादा आने वाले हैं, और इसके गुण रिलेटिवली क्या आएंगे, इसमें कम आएंगे। तो इस तरीके से अपन को जो है वो आर एस के आंसर करने होते हैं। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अब जरा हम एक बार और आर एस बनाकर देखते हैं, और ये रूल्स, पहले रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो बना के देखेंगे। दूसरा रूल जो है वो हमारे पास है नंबर ऑफ बॉन्ड्स और कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। दोस्तों अगर मान लो एक आरएस है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अगर बॉन्ड्स ज्यादा है तो इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस रही होगी, तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सेकंड रूल है ये। तीसरा रूल जो है वो हमारे पास ये है कि क्लोजर अप्रोच ऑफ दिस सिमिलर चार्जेस, डिसिमिलर चार्जेस जो है वो पास पास रहना चाहते हैं, लेट्स से पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं। और इसका दूसरा अपोजिट पार्ट बात करूं तो डिस्टेंट अप्रोच ऑफ सिमिलर चार्जेस, सिमिलर चार्जेस जो है वो एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर रहना चाहता है, नेगेटिव नेगेटिव से दूर रहना चाहता है। तो इसका मतलब अगर कोई आर एस है जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव पास हो, तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। और लास्ट अगर मैं बात करूं तो लास्ट में क्या कह सकता हूं जरा देखें, लास्ट है हमारे पास और वो है ये, लास्ट हमारे पास क्या है, चौथा, पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। अब मैं तुमसे सवाल करता हूं, जल्दी से जवाब देना, मोर स्टेबल ऑन, और नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन। अब मुझे बताओ जल्दी से, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है, जल्दी बताओ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है मैंने मान लिया गरीबी, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है दोस्तों अमीरी। अब सवाल यह है, गरीबी किस पर ज्यादा अच्छी लगेगी, समझना, कौन गरीबी को हंसते हंसते मेंटेन कर लेगा, मैं या अंबानीज, बताओ गरीबी को कौन आसानी से झेल लेगा, किसको दिक्कत नहीं होगी, जल्दी बताओ, मैं या अंबानी, गरीबी को कौन आसानी से झेल सकता है, अबे गरीबी, एकदम गरीबी में कौन शान से रह पाएगा, आपके सर या फिर अंबानी। और अमीरी किस पर सचती है दोस्तों, कौन अमीरी को मेंटेन कर सकता है, मैं या अंबानी। मेंटेन करने वाली बात है दोस्तों, है ना। मान लो मेरे को 5 करोड़ रुपए आज मिल जाए, तो किसके बोराने की संभावनाएं ज्यादा हैं, जल्दी से बताओ। इस सवाल का जवाब दो कि अगर मान लो 5 करोड़ रुपए मुझे मिले और 5 करोड़ रुपए अंबानी को मिले, तो किसके बोराने की संभावनाएं ज्यादा हैं, आपकी। वाह, बस यही सुनना बाकी था दोस्तों, मैं तुम चाहते यही हो कि मैं बोरा जाऊं। तो दोस्तों अमीरी उस पर जचती है जो उसके लिए मेहनत करता है, तो पॉजिटिव चार्ज उस पर जचता है जिसकी पैसा होल्ड करने की टेंडेंसी कम हो, और एक्सेस ऑफ मनी उस पर सचता है जिसकी पैसा होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा हो। यहां हम पैसे की बात नहीं कर रहे, हम यहां बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन
less electronegative atom, or negative charge is more stable on more electronegative atom. ये हूं मैं और ये है अंबानीज. Repeat the question in English. Positive charge is more stable on whom? Less electronegative atom or more electronegative atom? More electronegative atom has a tendency to attract what? Tendency to attract electrons. अगर मान लो मैं बात करूं more electronegative atoms की, तो they have tendency to attract electron. So more electronegative means they can hold the negative charge or excess of electrons more better compared to the atoms which are having negative charge. Sorry, less electronegative. Electronegative means electron hold करने की tendency. समझ में आ गया? क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो तुम लोग समझ गए हो. तो दीज आर 4 रूल्स. फिर से देख लेते हैं कौन कौन से रूल हैं दोस्तों. हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. पहला, नॉन पोलर आर एस इज बेटर देन दी पोलर आर एस. देन नंबर ऑफ बॉन्ड्स और कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट. नेक्स्ट, क्लोजर अप्रोच ऑफ डिसिमिलर चार्जेस. पॉजिटिव नेगेटिव जितने पास हो अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव जितना दूर हो, नेगेटिव नेगेटिव जितना दूर हो अच्छा. इसमें एक पेज है जिसके बारे में अपन बात करेंगे. और फोर्थ है, पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब इसको अपन यहाँ प्रूव भी करते हैं दोस्तों. एक सवाल ले लेते हैं और इस सवाल से इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं. कोशिश जल्दी से. देखो, मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए एक सवाल और इस सवाल का जवाब तुमको देना है. जल्दी से इस सवाल का जवाब दो. लेट्स हैव एन एग्जांपल. अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ HC डबल बॉन्ड OH, ये हमने ले लिया. और इसकी अगर मैं बात करूँ HC डबल बॉन्ड OH, इसकी मैंने RS बनाना शुरू किया. इसकी RS मैं अपने हिसाब से अपनी मर्जी से बना लेता हूँ. और जल्दी से मुझे बताना व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटीज ऑफ RS. इनमें स्टेबिलिटी ऑफ RS का क्या ऑर्डर होने जा रहा है, जल्दी बताओ. बी ये रहा. सी में बना रहा हूँ HCO माइनस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव OH. और डी बता रहा हूँ HC माइनस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज एंड OH. याद रखना बस एक ही चीज़ है, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ. अगर आप पहला रूल लगाएंगे, जब आप दूसरा रूल लगा रहे हैं तो इसका मतलब पहला लग चुका होना चाहिए. ये इसी सीक्वेंस में लगना चाहिए रूल. अगर आपने पहले के बाद चौथा रूल लगा दिया सीधा, तो आंसर गलत आने की पूर्ण संभावनाएं हैं. जब तक कि पहला रूल कंप्लीटली एग्जॉस्ट ना हो, आप दूसरा रूल अप्लाई नहीं करेंगे. जब तक कि दूसरा रूल कंप्लीटली एग्जॉस्ट ना हो, आप तीसरा रूल अप्लाई नहीं करेंगे. जब तक कि तीसरा रूल कंप्लीटली एग्जॉस्ट ना हो, आप चौथा रूल अप्लाई नहीं करेंगे. तो जल्दी से मुझे बता दो कि इन चारों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होने वाला है. जल्दी बताओ. पहला ऑप्शन में देता हूं. ऑप्शन ए बी सी डी. बी ऑप्शन ए बी डी सी. सी ऑप्शन ए सी बी डी. और डी ऑप्शन ए डी बी सी. जल्दी से मुझे फटाफट बता दो. सर नेट बहुत कंज्यूम हो रहा है. दोस्तों, इसका हम क्या कर सकते हैं बताओ. इसके लिए आपको जो है एक और नेट पैक की ज़रूरत पड़ेगी. कोशिश कर रहे हैं दोस्तों हम लोग कि आपका नेट कंज्यूम थोड़ा सा कम हो. इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा. हो सकता है जल्दी ही इस प्रॉब्लम का निवारण हो जाए. और सी आंसर कर रहे हैं. सी ने आंसर किया SH ने. तो चेक कर लेते हैं कि सी सही आंसर है या नहीं. जल्दी से देखेंगे अपन इस बारे में. तो और कोई आंसर करना पाएगा. आंसर हमारे पास एक तो आ चुका है. सी SH ने आंसर कर दिया. SH मतलब जल्दी से बोलो SH कौन है. नेम SH प्लीज. व्हाट इज योर नेम. वसीम. हेलो वसीम. ठीक है. तो आंसर हमारे पास आ गया है बॉम्बे. फिर ए फॉर आयुष्मान. मुझे पता है आयुष्मान तो है ही. और जय है. जय ने आंसर किया है बी. आयुष्मान ने आंसर किया है सी. चेक करते हैं दोस्तों. एक एक करके रूल लगाते हैं, और ताकि जो भी हम पढ़ें एकदम वैसा पढ़ना चाहिए कि आपको पूरा काम है. पीपल कॉल मी हबीब. हेलो हबीब. ओके, आई कॉल यू हबीब. ठीक है, आई कॉल यू हबीब. आंसर आ चुका है हमारे पास बी सी.
मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना दोस्तों, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं आंसर ए करता। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं सही हूँ या तुम सही हो, मगर अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं आंसर इसका ए करता। तो क्या मैं सही हूँ, या मैं सही सोच रहा हूँ, या आप लोग सही सोच रहे हो? पहले चेक कर लेते हैं रूल्स। हमारे पास रूल क्या है? पहला, नॉन पोलर पोलर। ओहो हो, पहला रूल है नॉन पोलर पोलर। पहला रूल है नॉन पोलर पोलर। तो ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल होना ही चाहिए क्योंकि वो नॉन पोलर है ना? हेलो हबीब। तो हमारे पास पहला तो आ गया ए, तो ए तो होना ही चाहिए, ठीक है। पहला रूल एग्जॉस्ट हो गया। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। दूसरा रूल क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स और कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। नंबर ऑफ बॉन्ड्स और कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। अब जरा यहाँ देखें तो हमारे पास 4 बॉन्ड मिल रहे हैं, इधर 1 2 3 4, और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 बॉन्ड है, और इधर भी हमारे पास 1 2 3 बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें ज्यादा है, बी में हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है। या दूसरे शब्दों में कहूं तो हमारे पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिख तो रहा है मगर वो फॉर्मल चार्ज है। तो इसका मतलब इसके बाद आना चाहिए बी। इसका मतलब ये तो गया, ये भी गया, बी बी, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें ज्यादा है ना? अब बचा है हमारे पास ए बी के बाद, ई तो हो नहीं सकता, है ना? नंबर ऑफ बॉन्ड से अपन ने बात कर लिया, बी ज्यादा होगा। अब अगला रूल क्या है हमारे पास? अगला रूल है हमारे पास क्लोजर अप्रोच ऑफ डिसिमिलर चार्जेस। पॉजिटिव नेगेटिव जितने पास हो उतना अच्छा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव जितने पास हो उतना अच्छा। तो अगले में पॉजिटिव नेगेटिव तो बाजू में आजू बाजू है, यहाँ पर भी हमारे पास आजू बाजू है, तो ये रूल तो एग्जॉस्ट हो गया। तो फिर अब हमारे पास चौथा रूल अप्लाई करने के अलावा कोई और चारा नहीं है, और वो चौथा रूल क्या है? कि पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर मैं ये अप्लाई कर दूं सी और डी में, तो मुझे समझ में आ जाता है कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा जचता है कार्बन पर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा जचता है किस पर? ऑक्सीजन पर। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? इसका मतलब फिर आंसर होना चाहिए ए, बी के बाद सी, एंड लास्टली डी। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है? अगर आपको ये अप्लाई करना आ गया तो फिर आप किसी भी कंपाउंड की आरएस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या आप कर लेंगे ये सवाल? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या मैं एक और सवाल दूं? क्या आप सॉल्व कर पाएंगे उसको? क्या मैं एक और सवाल दूं जिसको आप सॉल्व कर पाएंगे? जल्दी बोलो, क्या मैं एक और सवाल दूं जिसको आप सॉल्व कर पाएंगे? अगर ऐसा है तो मज़ा आएगा दोस्तों। क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? मैं सवाल दे दूं? बोलो 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 बोलो। चलो, तो मैं आपको सवाल दे देता हूँ। ये वाला सवाल तो अपन बाद में करेंगे, पहले अपन ये वाला सवाल करते हैं। कोई बात नहीं, चलो 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 चलो, ये सवाल कर लो जल्दी से। अब मैं तुम्हें डाई एजोमीथेन, अब प्लीज सीक्वेंस में सवालों का जवाब दे देना, तो मुझे लगेगा कि आपने बिल्कुल मुझे फॉलो किया है। पहले रूल 1 अप्लाई करेंगे जब तक वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट ना हो। रूल 2, रूल 3, रूल 4, जल्दी देखें। CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, पहली RS है ये तो पहली ही नॉन पोलर है। दूसरी लगा देते हैं, चलो। और यहाँ हमने लगा दिया CH2 प्लस, CH2 CH2 माइनस, और यहाँ लगा दिया N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। C हम लगा देते हैं CH2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज N डबल बॉन्ड N नेगेटिव, और अगला हम लगा देते हैं D, CH2, यहाँ पर हम लगाते हैं नेगेटिव चार्ज N डबल बॉन्ड N, और यहाँ लगा देते हैं अपन पॉजिटिव। तो अब जल्दी से मुझको बताओ व्हाट वुड बी दी ऑर्डर। सिर्फ दो ही ऑप्शन देता हूँ, ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन। ऑप्शन ए बी सी डी। दूसरा ऑप्शन
A B C D। दोस्तों जेई में पूछा हुआ सवाल है, जेई में पूछा हुआ सवाल है। SU मेरे हिसाब से रिफ्रेश कर लो तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैंने कहा एग्जैक्टली वैसे ही रूल अप्लाई करना जैसे मैंने बोला है, रूल 1 देन 2 एंड देन 3 एंड देन 4। एग्जैक्टली वैसे रूल अप्लाई करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। आंसर क्या है? आंसर हमारे पास आ चुका है, डीके का आंसर आ चुका है। डीके ने बताया बी आंसर। अब देखते हैं और कोई। मैं वेट कर रहा हूं दोस्तों। अरे वाह, ये क्या किया मैंने, ये क्या किया मैंने? ABDC। दोस्तों लास्ट में जाके अपन जब पता करेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी दोस्तों। तो लास्ट तक देखते रहें। एरोमेटिक की बहुत बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही शानदार सी ट्रिक। तो आंसर आ चुका है हमारे पास ABCD में। अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सही आंसर किया है SH ने, KV ने। अपना नाम जरूर लिखो दोस्तों ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊँ आप लोगों को नाम के साथ। तो जल्दी से मुझे नाम भी लिखो फटाफट। जय 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 तो मुझे पता याद हो गया, RA जय तो मुझे पक्का याद हो गया। अब दूसरे नाम क्या, मैं नाम भूल गया हूँ। खुशी, KV। ओके, KV इज खुशी। कंफ्यूजिंग चीज़ है। सब अपने पापा मम्मी के वहाँ से लॉगिन कर रखा है तो मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। जवाहर है एक अपने पास, JB इज जवाहर मैं जानता हूँ, और SK इज समर्थ, ये भी मैं जानता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास आंसर सबसे पहला काम है हमारा नॉन पोलर। पोलर तो सभी पोलर हैं तो हटाओ इसको, ये वाला रूल तो अप्लाई नहीं होगा। फिर उसके बाद है हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स A और B में 4 4 हैं, 2 और 2 4, 2 1 और 3 4, और यहाँ पर हमारे पास 3 है। तो हमको समझ में आ गया A और B पहले आने वाले हैं कंपेयर टू C एंड D। फिर A और B में अगर मैं बात कर लूँ तो हमारे पास चौथा तीसरा रूल में पॉजिटिव नेगेटिव पास है, ये भी पास में है। तो फिर अपन अगला रूल लगा लेंगे और वो है नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर फंसता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो कॉमन ही है, तो इसका मतलब A इज ग्रेटर देन B। और इन दोनों में भी चौथे रूल से आंसर हो जाएगा हमारे पास। पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर जचता है और नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जचता है। सर मैंने बहुत चीज़ मिस करा सर, कोई बात नहीं दोस्त। जब तक आप हो कुछ ना कुछ सीखते रहोगे यहाँ से, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में अपन जो है वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, मगर अभी तो हम कनेक्टेड हैं तो कनेक्टेड फील करें दोस्तों। एंड लेट्स बी कनेक्टेड, कनेक्टेड रहने की कोशिश करते हैं, है ना। अब हमारे पास ये तो हो गई दोस्तों, ये हो गया हमारे पास रेजोनेंस। और रेजोनेंस के बाद अगर मैं बात करूं तो अब हमारे पास अगला जो है वो क्या है, ये। और दिस इज व्हाट, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। इसको बोलेंगे अपन एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की एप्लीकेशन है, ठीक है। एरोमेटिसिटी, तो अब हम अगला सीख रहे हैं रेजोनेंस की एप्लीकेशन। तो एरोमेटिसिटी में हमारे पास कंपाउंड 3 तरीके के होते हैं। जल्दी बताओ कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। एक तो होता है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड, एक होता है हमारे पास, बताओ बताओ बताओ, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और तीसरा होता है हमारे पास नॉन एरोमेटिक। बहुत सारे सवाल इसके बाद में तुमसे पूछूंगा, तो सवाल आने वाले हैं जस्ट इसके बाद, तब हमारी सही परीक्षा होगी। तब तक हमें टिके रहना है दोस्तों। ये स्लॉग ओवर्स चल रहे हैं हमारे जीवन के, और इन ओवर में हमको चौके छक्के मारने या फिर विकेट देना है। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है दोस्तों के विकेट बचाकर खेलना है, और ऋषभ पंत की तरह हमें ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर पर मात देकर कर आना है। तो अगर ऐसा है तो हमें जेई पर विजय प्राप्त करना है, तो बस इसी तरह डटे रहें। और लास्ट में जब इन सभी क्वेश्चंस, जब इन सभी एक्सप्लेनेशंस पर सवाल आएंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप मैक्सिमम लोग जो है वो सही करें। बिल्कुल सही हमारे पास ठीक है। ए बिल्कुल सही कहा, JB, A और NA सर, ठीक है सर। हाय सर, आई एम यू ऑन वेरी फर्स्ट क्लास। SH कोई बात नहीं दोस्त, अभी जीवन में बहुत सारी चीज़ें पहली बार करनी पड़ती है। तुमने पहली बार क्लास अटेंड की है, कोई बात नहीं, जुड़े रहो, मज़ा आएगा। लास्ट तक मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि लास्ट के जो सवाल अपन देंगे वो इन्हीं टॉपिक्स से हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो सवाल सॉल्व करें
और प्रूव करें कि अपन ने जो क्लास में लर्निंग करी वो बहुत 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 शानदार थी। तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में अंतर क्या है? देखो, यहाँ पर हमें साइक्लिक मॉलिक्यूल चाहिए, यहाँ भी साइक्लिक चाहिए। यहाँ पर हमें प्लेनर मॉलिक्यूल चाहिए, प्लेनर का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन sp और sp2, यहाँ पर भी हमको प्लेनर चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमको कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस चाहिए, वो तो यहाँ पे भी चाहिए। ओके, तो फिर यहाँ पर हमारे पास हकल रूल अप्लाई होता है, और हकल रूल कहता है कि हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 4n+2, और यहाँ n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ पर वही फॉर्मूला है 4n पाई, और यहाँ n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 1 2 3 4 सो ऑन। तो और ये क्या है फिर? इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ये कह देंगे जो एरोमेटिक ना हुआ, जो एंटी एरोमेटिक ना हुआ, वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अ न्यू एस एच, आई एम ऑल्सो एस एच, ओहो एस एच एस एच, दो एस एच हो गए। एक तो हबीब है, दूसरा कौन है? दूसरे का नाम बताओ। दूसरे एस एच हबीब है एक तो, और दूसरे एस एच का नाम क्या है? आपका नाम लिखें दोस्तों, तभी हम कनेक्ट कर पाएंगे आपसे। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब जरा देखो, अगर मैं 0 वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 0 रखता हूँ तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ तो एरोमेटिक। यहाँ पर 1 रखूंगा एन की वैल्यू, तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 4, तो 4 हुआ तो एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर वैल्यू ऑफ एन रखूंगा तो यहाँ पर आएगा 6, तो एरोमेटिक। 8 हुआ तो एंटी एरोमेटिक। ओके, 10 हुआ तो एरोमेटिक, ओहो। 12 हुआ तो एंटी एरोमेटिक, ओहो। तो 14 हुआ तो एरोमेटिक, अच्छा। तो 16 हुआ तो एंटी एरोमेटिक, मतलब 4 का मल्टीपल हुआ तो एंटी एरोमेटिक होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स, और अदरवाइज हमारे पास एरोमेटिक होने की पूर्ण संभावना है। बस इतना ही हमको ध्यान रखना है। अगर इतना सा मुझे याद रहा तो मैं एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक को बता पाऊंगा। क्या मेरी बात तुमको कनेक्ट हो गई? जल्दी बोलो, है ना, है ना, है ना। चलो अब जो है इससे रिलेटेड अपन सवाल कर लेते हैं। जब ये सवाल करेंगे तभी हमको समझ में आएगा। तो अब ये एक सवाल आ गया दोस्तों, इसमें पहचानना है कि एरोमेटिक कौन है और एंटी एरोमेटिक कौन है ना। जेई में भी बहुत बार सवाल पूछा गया है कि कौन कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। मैं तुमसे पूछ लेता हूँ कि क्या ये चेक कर लो और तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है। सिर्फ ये चेक कर लो, ये वाले चेक करो। 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन गिनने हैं दोस्तों। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये सब कैसे होंगे? एरोमेटिक होंगे। यस, अमेजोन। इनको मिला के बनाओगे तो अमेजोन बन जाएगा दोस्त। वाह। अब तुम्हें इसमें एक खास बात बताता हूँ दोस्तों, इसमें एक खास बात बताता हूँ। जल्दी से इस क्वेश्चन पर आते हैं अपन, और फिर अपन जो है वो जल्दी से अपन इस सवाल पर आ जाते हैं फटाफट। और इसमें खास बात बताता हूँ। देखो देखो, तुम्हें जेई में 2017 में आया हुआ सवाल है दोस्तों। जब भी आपको ऐसे बॉन्ड दिख जाएगा तो आपको इसको कैसे रीड करना है वो देखना। इसको रीड करना है आपको ऐसे, इस बॉन्ड को पोलराइज करके, O-, नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, और ये। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कैसे देखते हैं? तो अगर डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 2, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 2, अगर लोन पेयर है तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 2, और अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 0। तो अगर आपको ये ध्यान रहेगा, नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर होना चाहिए, तो काउंट कितने करेंगे? 2। तो यहाँ पर अगर मुझे बताओ, अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, देखें जरा कौन कौन एरोमेटिक है। ABCD 2017 में आया हुआ सवाल है। EFGH और I। जल्दी से मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में फटाफट लिख दो
चैट बॉक्स में कि इनमें से कौन कौन एरोमेटिक है। अगर आपको ये सवाल आता है ना, इसका मतलब आपने जीओसी बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। और इसके बाद में तुमसे एक सवाल और पूछूंगा। 6 आंसर आ चुका है, जेबी का आंसर आ चुका है हमारे पास 6। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं जल्दी से सोचें और इन पर आंसर किए करें, कौन कौन से एरोमेटिक हैं ना। सिर्फ एक ही एरोमेटिक थोड़ी होगा यार। 6 आंसर कर दिया जेबी ने, तो इसका मतलब बहुत सारे होने वाले हैं। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करेंगे? नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। एवरीथिंग इज कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब होता है एंटी एरोमेटिक। तो इसको घोषित कर दिया मैंने एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है। कैसे पाया? ए डबल बॉन्ड बी और सी पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर रेजोनेंस है कंप्लीट साइक्लिक। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। जय ने आंसर कर दिया है 6 6 6 6 6 6 6 6 6। जय ने बहुत तेजी से आंसर किया, इसका मतलब मेरे को समझ नहीं आता सर, ये तो मेरे को समझ नहीं आता सर। वही तो बता रहा हूँ दोस्त, हर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन गिनना है, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम गिनना है और पॉजिटिव चार्ज में 0 गिनना है ना। और पूरी स्ट्रक्चर में अगर कोई सब sp2 होने चाहिए या फिर sp होने चाहिए। अगर एक भी sp3 मिल जाए तो समझ लेना कि वो नॉन एरोमेटिक है ना। बोलो 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 बोलो। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कौन कौन एरोमेटिक है, मैं चेक करूँ तो हमारे पास ये एरोमेटिक है। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों sp3 मिल गए। sp3 का मतलब है नॉन प्लेनर। हमारी कंडीशन ही यही थी, अगर आपको याद हो, कंडीशन थी कि कम से कम सारे sp2 या sp होने चाहिए। तो इसका मतलब ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक है ना। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ ये कैसा हो जाएगा दोस्तों? एरोमेटिक है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 और ये पॉजिटिव, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर 1 2 3 4 और लोन पेयर मतलब यहाँ पर हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये कैसा हो जाएगा दोस्तों? एरोमेटिक। यहाँ पर हमारे पास ये रिंग एरोमेटिक है और यहाँ ये sp3 मिल गया, तो ये वाली रिंग नॉन एरोमेटिक है। याद रखना, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक रिंग दोनों मिल जाए तो हमारे पास रिंग कैसे कंसीडर क्या करेंगे? एरोमेटिक, है ना। 2 रिंग हो तो यहाँ पर हमारे पास कितने 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब ये कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कौन कौन सी है चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 एरोमेटिक है दोस्तों, है ना। सी सी जी ई, है ना। तो इसका मतलब हमको ये मिल गया। ये हमारे पास कैसा होता है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। और अगर तुमने बचपन में पढ़ा है तो ये ऑक्टेट, ये टब शेप्ड का होता है, नॉन प्लेनर होता है दोस्तों। इसको बोलते हैं COT, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और कैसा होता है दोस्तों ये? सर इवन ए कैसे? 8 तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 8 पाई सिस्टम जो है वो एंटी एरोमेटिक होगा, और वैसे तो ये एंटी एरोमेटिक होता नहीं, नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर क्यों होता है वो अपन आगे डिटेल में जान सकते हैं, अभी अपने पास समय कम है। ये कैसा हो जाएगा हमारे पास? नॉन एरोमेटिक। बोलो 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 बोलो, ए नहीं है ना। व्हाट इज sp? व्हाट इज sp? sp इज हाइब्रिडाइजेशन। sp और sp2 दे आर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करना आना चाहिए। कैसे? अगर मैं आसान शब्दों में तुम्हें समझाऊं कि क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल आसान शब्दों में, तो बस आपको सिग्मा बॉन्ड गिन लेने हैं। जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उसको s और p में बांट देना है। लेट्स से जैसे मान लो किसी सेंट्रल एटम के 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp बोलेंगे। और अगर उसके 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड भी है, मगर ये पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3, तो उसको कहेंगे sp2। और 4 सिग्मा बॉन्ड है तो उसको कहेंगे sp3। बस इतना समझा सकता हूँ, है ना। अभी जल्दी जल्दी में अपन यही समझ सकते हैं। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलो 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 सब लोगों को, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, है ना। क्लियर है? एंटी एरोमेटिक मैंने तुमको समझा ही दिया, तो इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। नॉन एरोमेटिक इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो
एरोमेटिक नहीं, एंटी एरोमेटिक नहीं, जो ये दोनों नहीं, वो क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। समझ में आ गया? तो इसको अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? चलो, अब हमारे पास चैलेंज है एक, और वो चैलेंज क्या है जरा देखें। हमारे पास चैलेंज है दूसरा, और वो दूसरा एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इज व्हाट, दूसरा सेकंड एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इज व्हाट, है ना। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस क्या है? सेकंड एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इज रेजोनेंस इफेक्ट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं बात कर लूं, अगर पूरे रेजोनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो वो रेजोनेंस। और ये एक ऐसा इफेक्ट है जो पूरी ऑर्गेनिक में, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर पूरी ऑर्गेनिक में बहुत बार यूज आने वाला है, और बड़ा ध्यान से सुनना, और बहुत ही आसान सा है। रेजोनेंस इफेक्ट पहचानना कि वो रेजोनेंस इफेक्ट क्या है या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है। तो हम बात कर रहे हैं रेजोनेंट इफेक्ट या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट की। तो रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट आखिर क्या है जरा देखें। अब ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। अगर आप रेजोनेंस जानते हैं तो फिर बहुत ही आसान है। कैसे? लेट्स से आपसे पूछा जाएगा सवाल में कि कोई भी ग्रुप प्लस एम देगा या माइनस एम देगा। तो ये दो तरीके के होते हैं, प्लस एम ग्रुप होते हैं और दूसरा माइनस एम। जैसे प्लस आई और माइनस आई पढ़ा था ना अपन ने, बिल्कुल वैसे ही माइनस आर होता है या फिर क्या होता है दोस्तों, प्लस आर होता है। क्लियर है? तो दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, जैसे प्लस आई माइनस आई होता है, वैसे प्लस एम माइनस आर प्लस आर, ये दो तरीके के होते हैं। तो जरा देखें, बहुत ही आसान है। आपसे पूछा जाएगा फॉर एन एग्जाम्पल कि बताओ NH2 कौन सा ग्रुप है? क्या ये प्लस एम है, क्या ये माइनस एम है, या ये दोनों ही नहीं है? तो तीन ऑप्शन बनते हैं, या तो ये प्लस एम है, या फिर ये माइनस एम है, या फिर ये कुछ भी नहीं है, या फिर एक और बनता है डी ऑप्शन कि प्लस एम भी है और माइनस एम भी है, बोथ, है ना। तो कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी ग्रुप होगा, उसके चार ऑप्शन बन सकते हैं। या तो प्लस एम ग्रुप होगा, या माइनस एम होगा, या दोनों होगा, या फिर दोनों ही नहीं होगा। समझ में आ गया? तो अगर मान लो चार ऑप्शन बन सकते हैं, तो कैसे पहचाने? तो पहचानने की निंजा टेक्निक है ये, जरा देखें। अगले पेज पे ले लेते हैं जल्दी से। और कैसे पहचाने कि आखिर क्या है उसकी प्रॉपर्टी, तो जरा देखें क्या है उसकी प्रॉपर्टी। तो पहचानने के लिए, रेजोनेंस इफेक्ट पहचानने के लिए हमारे पास क्या रूल है, जरा देखें। रेजोनेंस इफेक्ट दो तरीके का है, हमने बता दिया, प्लस आर या माइनस आर, या प्लस एम या माइनस एम। तो पहचानने की निंजा टेक्निक क्या है? तो दिस इज द निंजा टेक, क्या निंजा ट्रिक क्या है जरा देखें। आंसर करने की निंजा ट्रिक ये है कि आपको जो भी ग्रुप दे रखा है, लेट्स से एन एग्जांपल, दो तरीके का इफेक्ट हमारे पास हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्लस एम की, तो प्लस एम ग्रुप पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि नेगेटिव चार्ज तो नहीं है फर्स्ट एटम पर। लेट्स से फर्स्ट एटम है ए जो है उसको क्या बोल दिया मैंने, फर्स्ट एटम। तो फर्स्ट एटम पर जो है हमारे पास यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज तो नहीं है। और याद रखना, मैंने यहाँ जब भी नेगेटिव चार्ज बोला है, उस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होना चाहिए, हमेशा और हमेशा नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होना चाहिए, लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज का मतलब होना चाहिए लोन पेयर, या सिंपली ए पर लोन पेयर भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है वो। और दूसरा है हमारे पास माइनस एम। तो माइनस एम कैसे पहचाने? माइनस एम पहचानने के लिए हमारे पास दो बातें हैं, या तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो और जिसका मतलब होना चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल, या फिर हमारे पास यहाँ होना चाहिए ए डबल बॉन्ड बी या ए ट्रिपल बॉन्ड बी, और कह सकते हैं कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल सी डबल बॉन्ड ओ, तो ए डबल बॉन्ड बी, तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे वो माइनस एम। बोलो क्लियर है? तो अगर आपको ये चार चीज़ें समझ में आ गई, तो अब मुझको ये बता दो जल्दी से मुझको ये बता दो कि अब सवाल क्या है, जरा देखें। सवाल है ये कि आपको ये पहचानना है। देखिए सवाल क्या है हमारा, सवाल ये है कि आपको ये पहचानना है, जल्दी से मुझको बता दो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लस एम। इनमें से कौन सा प्लस एम है? ए NH2
फर्स्ट एटम है या नाइट्रोजन? OH। तीसरा है हमारे पास SH, और D है हमारे पास ऑल ऑफ अबव। जल्दी से बताओ इसमें से प्लस एम कौन है? प्लस एम कौन होता है? या तो नेगेटिव चार्ज हो, इसका मतलब लोन पेयर हो, या फिर लोन पेयर हो। जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लस एम? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों तुम्हारे लिए। इसमें से कौन जो है वो प्लस एम शो करता है? अब देखो दोस्तों, मैं तुम्हें कभी भी बता के नहीं दूंगा कि यहाँ लोन पेयर लिख के दूं, कभी भी ऐसे नहीं दूंगा दोस्तों, मगर क्योंकि ये तुम्हारा पहला सवाल है इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ, वरना तो मैं लिख के नहीं देता। हबीब ने आंसर किया है, यस बिल्कुल सही तरीका है ये आंसर करने का, हबीब और डी। ईशांक ने आंसर किया है डी, और केवी ने आंसर किया, केवी कौन, मेरे को केवी नाम याद आ रहा है मगर मैं भूल गया। दीपान क्या ये, दिशपान। ऑल ऑफ द अबव, यश ने आंसर किया बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एटम पर लोन पेयर है, फर्स्ट एटम पर लोन पेयर है, फर्स्ट एटम पर लोन पेयर है। तो डी। जवाहर ने भी आंसर किया ऑल ऑफ द अबव, जवाहर, किरण, दीपांश और ईशांक। ईशांक है क्या? ठीक है, ईशांक। दीपांशु ने आंसर किया है डी। अच्छा, दीपांशु ने आंसर किया है, अच्छा वो शॉर्ट में लिख दिया तुमने, ठीक है। तो हमारे पास डी आंसर आ गया है, मतलब बिल्कुल सही बात है। अब देखो जरा इसमें गलती कहाँ होती है ना, ध्यान देना। ये तो बिल्कुल सही जवाब दिया है तुम लोगों ने, है ना। अब यहां पर क्या होता है, ऐसे लिखा होता है CH डबल बॉन्ड N, और यहां पर आपको जानबूझ के आपको लोन पेयर दिखा जाएगा। मुझको बताओ, अगर ये ग्रुप दे रखा है तो फिर उसका क्या इफेक्ट होगा? प्लस एम ए, माइनस एम बी, प्लस एम माइनस एम बोथ। क्या होने वाला है जल्दी बताओ। कंडीशन आपको पता है, कंडीशन मैंने बता दिया कि आपको देखना है फर्स्ट एटम, फर्स्ट एटम, फर्स्ट एटम, फर्स्ट एटम, फर्स्ट एटम है हमारे पास। कौन है फर्स्ट एटम? जहां से वैलेंसी ओपन होती है, वैलेंसी ओपन हो रही है तो फर्स्ट एटम कौन है? दिस इज फर्स्ट एटम, याद रखना, दिस इज नॉट फर्स्ट एटम। जल्दी बताओ क्या है इसका इफेक्ट। तो SH ने आंसर किया है हमारे पास, समृद्धि ने आंसर किया है डी, बिल्कुल सही है। समृद्धि ने आंसर किया है, इसका जो इफेक्ट है वो माइनस एम है। हबीब ने आंसर किया है माइनस एम, और समृद्धि ने आंसर किया है बोथ। चलो, अब ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो आप कैसे आंसर करेंगे? माइनस एम, KY ने आंसर किया है, एक मिनट। आयुष्मान, आयुष्मान ने आंसर किया ए, बिल्कुल सही। समृद्धि ने आंसर किया दीपांशु और जवाहर और किरण, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब कैसे करें? माइनस एम का आंसर है, तो आपको करना क्या है, पहचानने की निंजा टेक्निक क्या है? आप यहां देख रहे हैं ए डबल बॉन्ड बी, और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से क्या है, ज्यादा है, नाइट्रोजन और कार्बन, तो हम कह सकते हैं माइनस एम। जिसने भी आंसर किया ना बोथ, वो ये सोचे कि क्या CH डबल बॉन्ड NH प्लस एम, इसको प्लस एम होने के लिए फर्स्ट एटम पर हमारे पास लोन पेयर होने चाहिए। क्या है, क्या नहीं है? क्या यहाँ नेगेटिव चार्ज है जो कि लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ फर्स्ट एटम पर लोन पेयर थोड़ी है, सेकंड एटम पर लोन पेयर है। सेकंड एटम की बात नहीं कर रहे हैं हम, देखेंगे फर्स्ट एटम। अब जरा देखना कि इसमें से कौन ऐसा है, अगला सवाल बना रहा हूं मैं। अगला सवाल क्या है कि इसमें से कौन है जो प्लस एम माइनस एम दोनों देगा? प्लस एम और माइनस एम दोनों देगा, प्लस एम और माइनस एम दोनों देगा। सोच के आंसर करना, प्लस एम और माइनस एम दोनों देगा। इसमें से कौन सा है जो प्लस एम और माइनस एम दोनों देगा? लेट्स हैव एन एग्जांपल। तो प्लस एम और माइनस एम बोथ देने वाला ऑप्शन लिख रहा हूं मैं यहां पर, जरा देखना। C डबल बॉन्ड O H, B O, C डबल बॉन्ड O CH3। याद रखना, जहां से वैलेंसी ओपन होती है वो फर्स्ट एटम ये है, दिस इज द फर्स्ट एटम एंड दिस इज द फर्स्ट एटम। C N डबल बॉन्ड O D O CH3। तो मुझे बताओ इनमें से कौन है जो प्लस एम और माइनस एम दोनों रखता हो? PC मेरे दोस्त, 3 इडियट्स में एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर था जिसका नाम था, जानते हो कौन? आमिर खान। आमिर खान का नाम क्या था 3 इडियट्स में, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ, 3 इडियट्स में आमिर खान का क्या नाम था? पीसी, फुल नाम, अपना पूरा नाम बताओ। रेंचो, रेंचो, रेंचो। तो रेंचो ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी जो जीवन में आत्मसात तुमको कर लेनी चाहिए, और वो ये है, ज्ञान जहां से मिले बटोर लो। तो इस बात की चर्चा बिल्कुल मत कर मेरे दोस्त कि आगे क्या होने वाला है। सिर्फ आज का, अभी का मोमेंट जो है वो एंजॉय करो। आज जो ज्ञान मिल रहा है उसको ले लो। हम कल की बात क्यों करें? पीसी क्या बोलता है, सही है कि नहीं है? फुंकुस वांगड़ू, फुनसुक वांगड़ू, फुनसुक वांगड़ू, यस। तो जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आयुष्मान, यस। अब अपन इधर कंसंट्रेट करते हैं, ज्ञान जिधर से भी मिले उधर से बटोर लेते हैं। कामयाबी के पीछे मत भागो, परफेक्शन की तरफ भागो दोस्तों, कामयाबी झक मार के आएगी, यस। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, प्लस एम माइनस एम कौन देगा? बी एंड सी के बारे में बात चल रही है। याद रखना, फर्स्ट एटम देखना है, सिर्फ फर्स्ट एटम, प्लीज सेकंड एटम नहीं देखना है। फर्स्ट एटम देखो, फर्स्ट एटम, फर्स्ट एटम। क्या फर्स्ट एटम पर लोन पेयर है तो वो प्लस एम है। क्या फर्स्ट एटम पर वेकेंट ऑर्बिटल है तो माइनस एम है। या फिर फर्स्ट एटम डबल बॉन्ड बी दिखा रहा हो और ये बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा हो तो ऐसा हो सकता है। बस ऐसा ही सोचना। तो एस एच ने आंसर कर दिया है बी, डी के ने आंसर कर दिया है बी, आई जे एक बार फिर से देखना पड़ेगा दोस्त, मेरे रूल्स आपको दोबारा देखने पड़ेंगे, तो आप फिर बी को आंसर नहीं करेंगे। जरा सोचें, डी के, एस एच जो प्लस एम और माइनस एम दोनों देता हो। अब तुम फंस गए, तुमने देखा ये है फर्स्ट एटम ए और ये है डबल बॉन्ड बी, और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है, तो आपने इसको आंसर कर दिया माइनस एम। यहाँ फर्स्ट एटम है ऑक्सीजन जिसके ऊपर क्या है, लोन पेयर। तो फर्स्ट एटम पर हमारे पास लोन पेयर है इसलिए वो प्लस एम तो है, मगर ये माइनस एम कैसे होगा यार? माइनस एम नहीं हो सकता ना, क्योंकि फर्स्ट एटम पर वेकेंट ऑर्बिटल थोड़ी है। क्या फर्स्ट एटम पर वेकेंट ऑर्बिटल है? नहीं, फर्स्ट एटम पर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। यही गलती तुम करते हो। यहाँ आगे है ए डबल बॉन्ड बी, मगर दिस इज नॉट द फर्स्ट एटम। तो अगर मैं बी की बात करूं तो दिस इज ओनली, ओनली ऑक्सीजन से कहेंगे तो ये प्लस एम होगा, ओनली, ओनली प्लस एम। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? और यहाँ अगर मैं बात करूं सी, तो देखो तुम्हें यही गलती करते हो तुम। अगर तुम यहाँ देखोगे तो मैंने नहीं बनाया लोन पेयर, मैं बना दूंगा तो फिर तुम आंसर कर दोगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एटम पर लोन पेयर भी है और ए डबल बॉन्ड बी, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा भी है। तो ये वो कंडीशन बन रही है जब प्लस एम माइनस एम दोनों देता है। ए पर लोन पेयर भी है और ए डबल बॉन्ड बी, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा भी है। क्या ये बात बिल्कुल तुमको चमक गई? और यहाँ पर तो हमारे पास लोन पेयर है सिर्फ, तो ये तो प्लस एम ही होगा ओनली। बोलो चमक गई कि नहीं? देन ए क्या है? ए ओनली माइनस एम है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ए डबल बॉन्ड बी है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से क्या है, ज़्यादा है, तो ओनली माइनस एम, ओनली माइनस एम, ओनली माइनस एम। क्या सब लोगों को चमक गया है? बोलो 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 बोलो, क्या सब लोगों को चमक गया है? समृद्धि, सर मेरी बात है, मैं 3 फेब से क्लासेस ज्वाइन कर पाऊंगा, क्यों? तो क्या उस वक्त भी इतने अच्छे फैकल्टीज़ के साथ सारे दोस्तों, हम फैकल्टीज़ कहीं नहीं जा रहे हैं, हम सब यहीं हैं। तुम जब भी ज्वाइन करोगे हम यहाँ हैं। तो पीसी उसकी चिंता मत कर मेरे दोस्त। मगर क्यों 13 फेब तक इंतज़ार कर रहा है? अभी इसके बीच में तो बहुत सारी क्लासेस आने वाली है, तो प्लीज़ बी कनेक्टेड। उसके बीच में भी कनेक्टेड रहना है, जहाँ भी हो मोबाइल तो रहेगा ही तुम्हारे पास। रहेंगे दोस्त, चिंता मत कर। क्या 13 फेब तो ये आ रहा है अभी, हम तो बहुत लंबे तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। सर लोन पेयर कैसे समझना है? अरे यार ये तो लुईस स्ट्रक्चर में देख के बताना पड़ता है ना। यहाँ नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, तो एक लोन पेयर होगा ना, तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो 6 तो बॉन्ड से आ गए, तो फिर इसका मतलब 2 कहाँ होंगे? एक लोन पेयर की फॉर्म में होगा, और क्या। अभी जैसे अमोनिया है, अमोनिया को देखकर तुम अपने आप बना देते हो ना लोन पेयर, क्योंकि 6 बॉन्ड तो बॉन्ड से आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन तो एक लोन पेयर होगा। तो नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है और उस पर कोई चार्ज नहीं है, या मार्क माई वर्ड्स, अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, यस, और उस पर कोई चार्ज नहीं है, नहीं, तो इसका मतलब उस पर एक लोन पेयर है। और नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो उस पर ऑब्वियसली एक पॉजिटिव चार्ज आएगा,
जो कि वेकेंट ऑर्बिटल को नहीं बताएगा, ये बताएगा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल चार्ज। क्योंकि 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही पूरे हो चुके, तो वेकेंट ऑर्बिटल हो ही नहीं सकता नाइट्रोजन पर, क्योंकि सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड वाला 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रख नहीं सकता, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो नहीं सकता। हेलो प्रतीक सर, मेरा अभी 10th का एग्ज़ाम चल रहा है। कहाँ पे हो भाई? 10th का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। नहीं, पीसी इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, कोई टेंशन नहीं। पीसी, बस अपने पीसी पर ध्यान दो, तुम अपने पीसी से चिपके रहो, बाकी एवरीथिंग इज गोना बी फाइन, है ना। तो ये हो गया हमारे पास। अब अपन क्या करते हैं, जल्दी से कुछ सवाल कर लेते हैं, हमारे पास समय का अभाव है। तो अब तुम्हारे एग्जाम की घड़ी आ चुकी है, याद रखना। ये IIT 95 में पूछा हुआ कि इनमें से कौन सा कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। याद रखना, जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में आएगा तो पॉजिटिव इज स्टेबलाइज बाय पॉजिटिव, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम भी होगा। और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के बारे में आएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम। क्योंकि जो गरीब है उसे देने वाला स्टेबलाइज करेगा, और जो अमीर है उसको रॉबिन हुड की ज़रूरत पड़ती है, ताकि 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 उन्हें वापस ज़मीन पर लाया जा सके। तो नेगेटिव चार्ज अमीरी को दर्शाता है, उसे खींचने वाला स्टेबलाइज करता है, और पॉजिटिव चार्ज गरीबी को दर्शाता है, उसे डोनेट करने वाला जो है वो स्टेबलाइज करता है। तो जल्दी से मुझे बता दो फटाफट पीसी, यस जल्दी से मुझे बताओ सब लोग फटाफट के। अब IIT 95 में आया हुआ सवाल क्या हम सॉल्व कर पाएंगे? क्या ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है सर? C6H4 रिप्रेजेंट कर रहा है बेंजीन को, बेंजीन डेरिवेटिव को, तो ये CH2 है। और P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरा पोजीशन पर NO2 को। और अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा पर हमारे पास मीजोमेरिक इफेक्ट काम करता है, और मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता, ओनली इंडक्टिव काम करता है ना। ये हमको याद है, इतना तो हमको आता है। जल्दी से बताओ, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, और यहाँ NO2 का माइनस एम भी आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास माइनस एम नहीं है, Cl का क्या होता है? माइनस आई होता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब इस जगह NO2 की जगह प्लस एम है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। JB का आंसर आ गया ए। दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज को माइनस एम स्टेबलाइज नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज को माइनस एम डी स्टेबलाइज करता है। तो IJ ने आंसर किया है, IJ जो कि अभी नया नया लड़का आया है, उसने आंसर किया है डी। तो मुझे बताओ बाकी बच्चों, जो भी हमारे पास पुराने कनेक्टेड है, जय और समृद्धि और कौन है हमारे पास? फुनसुक वांगड़ू, दीपांशु, रेंचो, प्रतीक, बोलो 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 बोलो, हबीब, यश, समृद्धि ने आंसर किया डी। यस, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आपको आता है, और आप बिल्कुल सही जा रहे हैं कि आंसर क्या होने वाला है? डी फॉर दिल्ली होने वाला है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो जल्दी से एक सवाल और ले लेते हैं, और IIT 2008 में आया हुआ सवाल है, याद रखना रेजोनेंस, और इसमें कंडीशन लगेगी, ये वाली कंडीशन पर जरूर ध्यान दें। थर्ड कंडीशन, ए पर खाली ऑर्बिटल और बी पर भरा हुआ ऑर्बिटल हो, तो इसका मतलब वो रेजोनेंस होती है, और वो बैक बॉन्डिंग कहलाता है। तो बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस अगर किसी में है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हो जाता है। खाली का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, और भरे का मतलब है लोन पेयर। तो इसमें से स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें जरा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जल्दी बताओ। पॉजिटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग वाला डी हमारे पास आंसर आ चुका है, डी। एक आंसर आ चुका है हमारे पास डी, समृद्धि ने आंसर किया है डी। ए बी, ए बी कौन है? हमारे बीच आ चुके हैं अमिताभ बच्चन, और उन्होंने आंसर किया है डी। वाह 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 दोस्त वाह, कैसे कैसे लोग हैं जो पधार रहे हैं हमारे बीच। आर एच जय ने आंसर किया है डी, और ए बी ने आंसर किया है अंश। अच्छा ठीक है अंश, हमारे पास आंसर आ चुका है। तो आंसर डी है, जरा चेक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? बैक बॉन्डिंग,
यहाँ पर हमारे पास बैक बॉन्डिंग, ये दो जगह हमारे पास बैक बॉन्डिंग है। अब बैक बॉन्डिंग के अलावा अगर मैं प्लस आई मान लूँ, अगर तुम थोड़ा बहुत हाइपर कॉन्जुगेशन भी जानते हो, प्लस आई से भी आंसर हो जाएगा वैसे तो इसका मतलब फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर उसके बाद है थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला कोई सीन यहाँ दिख रहा है क्या तुमको? फर्स्ट एंड थर्ड वाला कोई सीन दिख रहा है क्या तुमको? फर्स्ट के बाद थर्ड किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो बैक बॉन्डिंग देखे तो दोनों में बैक बॉन्डिंग है, मगर इसमें प्लस आई भी ज़्यादा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज़्यादा है। तो अगर ये कंसीडर कर लूँ मैं, तो हमारे पास आंसर आया था, बिल्कुल सही जवाब दिया है हमें। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब अंश। और एस एच समृद्धि ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। जय ने भी आंसर किया है डी। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। ये वाला सवाल हमने सॉल्व किया था, ये याद करो कहाँ पर आया था, 2009 में सवाल आया था। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन प्योर फॉर्म इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। आईटी 2012 में आया सवाल। और अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर का मतलब है कि आपको कौन ढूंढना है? एंटी एरोमेटिक ढूंढना है। 2012 में आया हुआ सवाल। क्या आप 2012 में आए हुए सवाल को सॉल्व कर सकते हैं? अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर का मतलब है आपको एंटी एरोमेटिक ढूंढना है। एंटी एरोमेटिक मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। आयुष्मान, अंश प्लीज, मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। जय, समृद्धि, आयुष्मान जल्दी से देखो। इसको कैसे पढ़ना है तुमको मैंने बताया। इसको कैसे पढ़ना है? बॉन्ड को पोलराइज करके। तो इसको ऐसे पढ़ना है तुमको, ऐसा दिखना चाहिए तुमको। तो अंश ने आंसर किया है बी एंड डी। डी, इसको कैसे पढ़ना है तुमको? हमें एंटी एरोमेटिक ढूंढना है, मतलब 4 के मल्टीपल के पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मेरे हिसाब से। आयुष्मान दोबारा चेक करना पड़ेगा, डी नहीं है दोस्त। बी तो सही पकड़े हो, मगर डी नहीं है। डी में हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 1 2 3, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब तो एरोमेटिक होता है दोस्त। जेबी ने, जवाहर ने आंसर किया बी एंड सी। सिली मिस्टेक हो गई सर, बी और सी लिखना चाह रहे थे मगर हमने डी लिख दिया। यही पेपर में होता है, और जब पेपर में होता है तो फिर आते हैं नेगेटिव मार्क्स। तो स्लॉग ओवर से दोस्तों विकेट नहीं देना है अपन को, अपन को डटे रहना है ना। सी बी, तो हमारे पास बिल्कुल सही है। यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और यहाँ भी हमारे पास क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बिल्कुल सही है। यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अच्छा मुझे बता दो जल्दी से, अब चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे ये बताओ कि व्हाट अबाउट ए। ए क्या है? लिख के बताना। ए या एन ए, जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में फटाफट जल्दी। मैं चाहता हूँ कि हम जब यहाँ से जुदा हो तो हमें ये तीनों फंक्शन आने चाहिए, मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। और तो ए बी का आंसर आ चुका है। बी सी, आयुष्मान ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दो कि ए जो है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। हमारे पास यश का आंसर, अंश का आंसर आ चुका है नॉन एरोमेटिक। एस एच ने आंसर किया है नॉन एरोमेटिक, और हमारे पास प्रतीक का आंसर आ चुका है नॉन एरोमेटिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि sp3 से आप लोग पहचान गए ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है। बिल्कुल सही बात आपने पकड़ी है दोस्तों, सही पकड़े हो। और इसके साथ क्या हम एक सवाल और करें या हम विदा लें? बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिकॉज ऑफ sp3। क्या हम एक सवाल और करें या हम विदा लें एक दूसरे से? एक अच्छा सवाल कर लें, एक अच्छा सवाल। चलो एक अच्छा सवाल कर लेते हैं जल्दी। यह है बॉन्ड लेंथ का सवाल। बॉन्ड लेंथ का सवाल दोस्तों, इससे तुम ये सीखोगे कि मोर स्टेबल आरएस के गुण रियल मॉलिक्यूल मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा आता है। मोर स्टेबल आरएस contributes more in real structure of compound। रियल स्ट्रक्चर कौन होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अगर आपने ये सवाल सही जवाब दे दिया तो इसका मतलब कि आप ये बात सीख गए, और ये है हमारे पास ए का जी आज का ज्ञान। ए का जी आज का ज्ञान। ठीक है, वन मोर लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। सवाल ये है कि सारे सी बॉन्ड्स इक्वल होंगे या C1 और C2 और C2 और C3 के बीच में चर्चा चल रही है।
C2 और C3, है ना। तो 3 RS हैं इसकी। तो कंसिडरिंग दिस आपको यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करना है। तो व्हाट वुड बी द आंसर, जल्दी बताओ। याद रखना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं तो बॉन्ड लेंथ घट जाती है। और एक और चीज़ जो हमको पता होनी चाहिए वो है बॉन्ड लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। छोटी लकड़ी तोड़ना मुश्किल होता है, बड़ी लकड़ी हम बचपन में पढ़ के आए थे कि तोड़ना आसान होता है। तो ये भी ब्रह्मास्त्र है। जय ने आंसर किया है बी फॉर बॉम्बे, है ना। बी अरे बाप रे बाप, फ्राइज रूल भी पता है। अच्छा, ठीक है। तो अब यहाँ देखें दोस्तों, तो कैसे आंसर करें, तो हम देखेंगे इनमें से ज़्यादा स्टेबल आरएस कौन सी है, उसका गुण उसको देखकर अपन, अगर आपके पास 4 आरएस हो ना तो सबसे स्टेबल आरएस को देखकर उसकी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ को आंसर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास कितनी बेंजीनॉइड रिंग्स हैं। बेंजीनॉइड रिंग्स मतलब जो 3 बॉन्ड अपने रखती है। तो इस बॉन्ड को कॉमन मानते हुए बिटवीन दिस एंड दिस यहाँ पर 2 बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है। लेस देन 2 है क्योंकि 1 बॉन्ड इज कॉमन। एक बेंजीनॉइड का मतलब 3 अपनी रिंग होनी चाहिए, 3 अपने बॉन्ड होने चाहिए। मगर ये लेस देन 3 मान लेते हैं तो हमारे पास लेस देन 2, तो हमारे पास 2 बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक है, दिस इज नॉट द बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। यहाँ पर तीसरा बॉन्ड है ही नहीं इस रिंग में। यहाँ पर अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये बेंजीनॉइड है, ये बेंजीनॉइड नहीं है। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, ए। तो बस इसको देख के आंसर कर दो। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि C1 C2 बॉन्ड शुड बी शॉर्टर देन C2 एंड C3, क्योंकि इसमें है डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा और इसमें है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा। कंसिडरिंग दिस, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बी होने वाला है इसका सही आंसर। क्या मेरी बात आप लोगों तक चमक चुकी है? बोलो 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 बोलो। तो कंसिडरिंग दिस दोस्तों, ऐसे ही ऑल इंडिया मॉक टेस्ट वगैरह फुल टेस्ट आपको लेते जाना है। अगली क्लास हमारी जीओसी की सैटरडे को 9 बजे होने वाली है। तो उसमें अपन बहुत ही बढ़िया रेजोनेंस एनर्जी, तीसरा एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस हम पढ़ेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने वाले हैं। तो ये रहने वाला है अपना अगला शेड्यूल। और इससे पहले कि मैं जाऊं, मैं चाहता हूं कि आपकी मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैं हो जाऊं इतना बड़ा, ताकि हम कम्युनिकेट कर पाएँ एक दूसरे से दोस्तों। तो कुछ ऐसी बातें जो आप करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मैं सुनने को तैयार हूँ, आप कहने को तैयार रहें। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में कुछ हम शेयर, अगर आप शेयर करना चाहें मेरे साथ, तो मैं हूँ आप लोगों के लिए। कुछ और बातें जो हम 2 मिनट कर पाएँ। सर C1 और C2 कैसे पता चला? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख दोस्त, क्वेश्चन में हमारे पास नंबरिंग दी हुई है, C1 C2 C3 C4, नंबरिंग देकर पूछा है सवाल में। कैसा चल रहा है तुम लोगों का जीवन, कैसी चल रही है पढ़ाई दोस्तों? हम ऐसे ही करते रहेंगे। जीओसी 4 आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसकी एप्लीकेशन पढ़ लेंगे। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ के सारे सवाल बेस्ड ऑन इंडक्टिव मेसोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। फिर बेसिक स्ट्रेंथ जो बेस्ड ऑन इंडक्टिव मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो एक साल अपन एक साथ एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ लेंगे, एक साथ बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ लेंगे, एक साथ हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस एनर्जी पढ़ लेंगे। इस तरीके से हमारा जो है वो जीओसी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हेलो 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 हेलो, थैंक यू। ऐसे ही मिलते रहेंगे और ऐसी बात करते रहेंगे, क्योंकि एक बहुत बढ़िया टेलीकम्युनिकेशन है, उसकी पंचलाइन है कि बात करने से ही बात बनती है। तो बात बनेगी दोस्तों, और हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जो तुम लोगों का लक्ष्य है। तो साथ में मिलके 9 बजे मिलते हैं सर फिर से। वाह वाह वाह, तुम लोगों को पता है इसका मतलब अल्कोहल ईथर। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स आने वाला है 9 बजे अभी थोड़ी देर बाद, तो वहाँ मिलते हैं दोस्तों। तो ये था आज का सेशन, आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।